हेलो बच्चों, कल हमने ओस्मोसिस के बारे में और डिफ्यूजन के बारे में यानी कि विसरण और परासरण के बारे में पढ़ा। ठीक बात है। हमने पढ़ा था कि जो ओस्मोसिस होता है वो डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल टाइप है, यानी जो परासरण है वो विसरण का ही एक स्पेशल टाइप है ना। विसरण यानी कि डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है सब्सटेंस। ठीक बात है। बस अगर वही केस पानी के लिए हो जाए, किसके लिए, तब हम उसे डिफ्यूजन की बजाय क्या बोल देते हैं, ओस्मोसिस यानी कि परासरण बोल देते हैं। ठीक बात है। इसके इंपोर्टेंस भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक, अब हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेल होती है, जो कोशिका होती है हमारी, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही टॉपिक चल रहा है हमारा, वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी कि वर्णात्मक परागम्य झिल्ली। अपने अंदर से क्या, कुछ सेलेक्टिव चीजों को अंदर बाहर आने जाने देती है, उसमें से पानी भी एक है। ठीक बात है। तो हम यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम कुछ टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि उनमें सेल को अगर हम डालें तो सेल के साथ यानी कोशिका के साथ क्या होगा। ठीक बात है। तो जब हम एनिमल सेल या प्लांट सेल कोई भी है उसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं, किसके सॉल्यूशन में, शुगर के सॉल्यूशन में या फिर सोल्ट के, यानी कि पानी में क्या घोल रखा है, या तो चीनी घोल रखी है या तो नमक। तो अगर उस सॉल्यूशन में सेल को डाला जाए तो क्या होगा। ठीक है। तो देखो, तीन केस बनते हैं। सबसे पहला केस क्या है कि अगर मैंने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जहां पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब एक ये गिलास है, ठीक बात है, इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन मैंने जो इसमें नमक मिला रखा है वो कम मिला रखा है। ठीक बात है। जब मैं इसके अंदर सेल डाल रहा हूं तो सेल के अंदर घुली हुई चीजें वो ज्यादा है, किससे, नमक से। ठीक बात है। यानी बाहर नमक कम है और अंदर घुली हुई चीजें ज्यादा है। ठीक बात है। तो पानी की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, बाहर या अंदर, बाहर ज्यादा है क्योंकि कम नमक घुला हुआ है। तो ओस्मोसिस की वजह से क्या होगा, पानी बाहर से सेल के अंदर की तरफ जाएगा, जिससे सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। फूल जाएगी क्या, और सेल फूलेगी तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सेल फट भी सकती है। ठीक बात है क्या। तो लगातार अगर सेल के अंदर पानी जाता रहेगा तो सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक बात है। अब देखो यहां पर एक बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, कल भी बताई थी उसको मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है। जो हमारी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मान लो यहां पर पानी भरा हुआ है, प्योर वाटर, और यहां पर पानी भरा हुआ है जिसमें मैंने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। अब हम ओस्मोसिस में क्या बोलते हैं कि पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना, यानी इधर से इधर जाएगा। ठीक, ये बात आधी सच है। ठीक है। असल में क्या हो रहा है, पानी यहां से यहां भी जा रहा है और पानी यहां से यहां भी जा रहा है। ठीक है। लेकिन क्योंकि इधर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी ज्यादा उधर की तरफ जा रहा है, इधर जो पानी आ रहा है वो कम आ रहा है और जो उधर पानी जा रहा है वो ज्यादा जा रहा है। ठीक है। तो नेट मूवमेंट किधर है पानी की, इस तरफ नेट मूवमेंट क्या है। ठीक है। मान लो अगर इधर 2 ml पानी गया तो इधर कितना आया है, 1 ml। ठीक है। तो कुल उधर पानी कितना गया, 1 ml पानी चला गया, क्योंकि 2 गया तो 1 वापस आ गया, कितना बचा, 1 ml। ठीक है। तो गया दोनों तरफ ही, लेकिन नेट मूवमेंट यानी ज्यादा पानी किस तरफ जा रहा है, उस तरफ। इसलिए हम बोलते हैं कि ओस्मोसिस में पानी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक बात है। ऐसा ही इधर किसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर। पानी सेल के अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है, लेकिन पानी अंदर ज्यादा जा रहा है, जिससे धीरे धीरे सेल क्या होगी, फूल जाएगी और फिर फट जाएगी। ठीक बात है। ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा बोला जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक बात है। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जिसमें। ठीक। और हिंदी में उसको बोला जाता है अल्प परासरी विलयन। क्या बोला जाता है, अल्प परासरी विलयन। ठीक है। अच्छा, एक केस और हो सकता है क्या, ध्यान से देखना। ये मेरे पास गिलास है,
इसमें मैंने क्या भर दिया, पानी, और इसमें एग्जैक्टली उतना ही नमक मिला दिया जितना इस सेल के अंदर घुली हुई चीजें हैं। समझ में आ गई बात? यानी पानी की कंसंट्रेशन दोनों जगह क्या है, सेम है। तो जितना पानी बाहर आएगा उतना ही पानी अंदर, तो क्या सेल फूलेगी? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेल के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी की कंसंट्रेशन सेल में जितनी पानी की कंसंट्रेशन है उतनी ही हो, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि हिंदी में उसे बोले तो समपरासरी। क्या बोला जाता है? समपरासरी विलयन उसको बोला जाता है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब एक तीसरा केस और हो सकता है, क्या कि ग्लास के अंदर मैंने बहुत सारा नमक मिला दिया पानी में, मैंने बहुत सारा, इतना सारा नमक मिला दिया कि वो, अब जो पानी की कंसंट्रेशन है वो बाहर कम हो गई है और सेल के अंदर ज्यादा हो गई है। तो अब क्या होगा, पानी सेल से बाहर, ज्यादा बाहर आएगा और कम अंदर जाएगा। अब ज्यादा पानी बाहर आ रहा है तो सेल धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, पिचकने लग जाएगी, श्रिंक होने लग जाएगी, हाँ या ना? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी की कंसंट्रेशन सेल से कम होती है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि अति परासरी विलयन। क्या बोला जाता है? अति परासरी विलयन। ठीक है, हाँ देखो यहां पर लिख रखा है समपरासरी, इसको बोलेंगे अति परासरी। समझ में आ गई? मतलब क्या, हाइपोटोनिक में यानी कि अल्प परासरी में क्या डालेंगे, सेल डालेंगे तो सेल फूल के फट जाएगी। समपरासरी यानी आइसोटोनिक में डालेंगे तो ना फूलेगी, ठीक है, और अगर हाइपरटोनिक में डालेंगे तो पिचक जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। अब कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, सबसे पहली क्या कि हमने पढ़ा था कि सिर्फ पानी पानी नहीं, सेल के अंदर और भी चीजें, जैसे गैस के बारे में भी पढ़ा था, आयन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी एक्सचेंज होती है, पानी भी अंदर बाहर जा सकता है। इसके साथ और भी बहुत से चीजें हैं, जैसे न्यूट्रिशन है हमारा, क्या है, न्यूट्रिशन, वो भी सेल के अंदर जाता है। ठीक बात है, लेकिन न्यूट्रिशन के जो वो है पार्टिकल, उनको सेल के अंदर जाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कल हमने पढ़ा था कि ना तो डिफ्यूजन के लिए एनर्जी चाहिए, ना तो ओस्मोसिस के लिए, ठीक है, लेकिन इन पार्टिकल्स को सेल के अंदर जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत इनको पड़ती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? रिजिड नहीं होती वो, जैसे गुब्बारा है ना, गुब्बारे को हम दबा भी सकते हैं ना पानी भरने के बाद, ऐसी फ्लेक्सिबल होती है वो। ठीक है, और वो किससे बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन से और लिपिड से, लिक्विड नहीं लिपिड, लिपिड, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, लिपिड वो फैटी होते हैं, ये एक टाइप के फैट होते हैं। हाँ, ये सेल के अंदर बनते, अभी पढ़ेंगे कहां पर बनते हैं ये। ठीक बात है क्या? और वैसे आगे आएगा, लेकिन मैं तुम्हें यहीं पर बता देता हूं क्या, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है? प्रोटीन और लिपिड से। किससे बनती है? प्रोटीन और इसके बनने की प्रोसेस को बोला जाता है बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? बायोजेनेसिस। ठीक बात है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, आगे आएगा ये, वैसे वहां पर मैं बताऊंगा। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बायोजेनेसिस। ठीक बात है। उसके बाद क्या कि अब ये फ्लेक्सिबल क्यों है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल क्यों? ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अच्छे से हमें कहां समझ आता है? अमीबा में। कहां समझ आता है? अमीबा में। ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, इसलिए अमीबा क्या कर पाता है? मूवमेंट कर पाता है अपने, हाँ अपने, मुंह नहीं होता ही नहीं, मुंह सेल का मुंह नहीं, वो जो जैसे करता है ना, सूडोपोडिया बढ़ा के अपने खाने को पकड़ सकता है। समझ में आ गए? तो इसलिए इसका फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। ठीक बात है। एनवायरमेंट से कोई भी चीज सेल के अंदर जा रही है
तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? एंडो। ठीक है, बाहर से कोई चीज अगर सेल के अंदर जा रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और अंदर से कोई बाहर जा रही है, अंदर से बाहर निकलने को क्या बोलते हैं? एग्जिट, है ना? तो बस वो इसका उल्टा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एक्सोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा? एक्सोसाइटोसिस। अंदर गई तो एंडोसाइटोसिस, बाहर आई तो एक्सो, है ना? जैसे ये अमीबा ने खाना अंदर ले लिया, क्या? एंडोसाइटोसिस हो गया, तो एक्सोसाइटोसिस। ठीक बात है, वेस्ट बाहर किया तो एक्सोसाइटोसिस। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें ध्यान रखनी है, ये टर्म हमें ध्यान रखनी है। ये तो फिर से बताऊंगा, लेकिन ये टर्म हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? चले आगे। गुड। अब यहां पर पूरी हो गई हमारी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल का दूसरा पार्ट न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो पहली स्लाइड में ध्यान से देखना। पहली स्लाइड में देखो, हमने यहां पर वो देखा था क्या? प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप के नीचे सेल दिखी थी क्या? सेल के अंदर ये ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है क्या? है ना? यही क्या होता है बेटे? यही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। हाँ, तो डार्क स्फेरिकल या ओवल कैसी भी शेप हो सकती है, गोल भी हो सकती है और ओवल जैसी भी, वो मतलब के बॉल होती है ना गोल, वैसे भी हो सकती है, और जैसा लगभग अंडा होता है वैसे भी हो सकती है। गोल या ओवल शेप हो सकती है इसकी। और कहां पर? लगभग सेल के सेंटर में मिलता है ये। ठीक बात है, लगभग सेल के सेंटर में। अब जैसे पूरी सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे ही न्यूक्लियस के बाहर भी क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये डबल लेयर की होती है। कितने लेयर की? दो लेयर की मेम्ब्रेन झिल्ली होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, इस झिल्ली में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, क्यों? देखो ये सेल है ना, ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस। ठीक, अब न्यूक्लियस से सामान बाहर सेल में जा सके और सेल से अंदर न्यूक्लियस में आ सके, तो इसके लिए उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ठीक है, चलो क्या काम करता है न्यूक्लियस का? तो इसका बहुत रोल होता है सेल डिवीजन में, सेल डिवाइड होने में, और किसमें? रिप्रोडक्शन में। ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है ना, तो उसमें कैसे रोल है अभी आगे बताता हूं मैं, लेकिन सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन में इसका बहुत मेन रोल होता है। उसके बाद ये किसको डायरेक्ट यानी कि किसको कंट्रोल करता है? ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। ठीक है, और सेल क्या फॉर्म लेगी, किस टाइप की सेल बनेगी। ठीक बात है, इसको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? न्यूक्लियस का। ठीक है, सेल को बड़ा करना, मैच्योर करना, ये सब किसके हाथ में होता है? न्यूक्लियस के हाथ में। ठीक बात है, चलो अब क्रोमोसोम और डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम एंड डीएनए। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म याद रखनी है, हिंदी में भी यही होती है और इंग्लिश में भी होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस का ही पार्ट है। हमें न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम और डीएनए मिलते हैं। किसका पार्ट है? न्यूक्लियस का। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछी जा रही। ठीक है, ये क्या है? देखो जब बच्चे पैदा होते हैं, है ना, तो इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखता है, गाय का बच्चा गाय जैसा दिखता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, है ना? ये चीज कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। ठीक बात है क्या?
जो हमारा न्यूक्लियस रहता है, क्या रहता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में धागे जैसे स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, क्या पड़े होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर, जिनको बोला जाता है क्रोमैटिन। क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन। क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन, ठीक बात है। जब सेल डिवाइड होने लगती है, जब सेल डिवाइड होने लगती है, ठीक है, तब क्या होता है, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं, ये फिर ऐसे उलझे पुलझे नहीं होते, ये क्या बना लेते हैं, पेयर बना। तो जब ये पेयर बना लेते हैं तो कुछ ऐसे से दिखने लग जाते हैं, ठीक है, तब इनको बोला जाता है क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक बात है क्या। इस क्रोमैटिन के ऊपर, क्या, क्रोमैटिन के ऊपर होता है बेटे डीएनए। क्या होता है, डीएनए। और ये तुमने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, देखो इस तरीके का देखा है ना, ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। इस क्रोमैटिन के ऊपर क्या होता है, डीएनए होता है। इस डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है बेटे सेल को बनाने की। किसको बनाने की, सेल को बनाने। हमारा पूरा शरीर किससे बना है, सेल से, और वो इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। तो क्या डीएनए रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है क्या, और डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में। तो क्या न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है क्या, बस यही हमने पढ़ा था कि की रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, रिप्रोडक्शन में। क्यों, क्योंकि डीएनए ही इंफॉर्मेशन लेके जाता है पापा मम्मी से, कहा, बच्चों में। समझ गए, कैसे उसकी सेल बनेगी, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगी, क्या क्या उसके अंदर खासियतें होंगी। समझ गए, थोड़ी थोड़ी शक्ल पापा से मिलती है, आवाज पापा से मिलती है, कभी हाइट मम्मी से मिल जाती है, आंखें मम्मी से मिलती है। ये सब किसका काम है, डीएनए, किसका है, ठीक है। और इस डीएनए का भी एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, सुना है ना जीन के बारे में, तो क्या बोला जाता है, जीन, ठीक है। उस डीएनए के ऊपर भी जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन होते हैं, ठीक है। समझ में आई है ना। जैसे ये डीएनए है, इसके पास सेल बनाने की क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जीन के पास स्पेसिफिक, जैसे आंख का रंग कैसा होगा, है ना, इसके लिए अलग जीन होगा। आवाज कैसी होगी, इसके लिए अलग जीन होगा। बाल का रंग कैसा होगा, इसके लिए अलग जीन होगा। बाल का शेप क्या होगी, प्लेन होंगे, घुंघराले होंगे, उसके लिए अलग जीन, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए जीन कैसा होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, समझ में आई ना बात, पक्की बात है क्या। चलें आगे, वेरी गुड। चलो, तो क्रोमोसोम किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक बात है। डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब अनुवांशिक जानकारी के जो बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी जाएंगी, ये किसके पास होती है, डीएनए के पास, ठीक बात है क्या। इनके पास जरूरी जानकारी होती है क्या करने के लिए, सेल को बनाने और ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक बात है क्या। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, यानी जीन पे काम जो मेन करता, डीएनए पे जो काम मेन करता है वो कौन होता है, जीन होता है। कौन होता है, जीन, ठीक बात है क्या। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रही तो क्या मिलेगा, क्रोमैटिन। और सेल अगर डिवाइड होने लग जाएगी तो वो पेयर बना के क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक बात है बेटे। आगे चले क्या, वेरी गुड। चलो, अब सेल दो टाइप की होती है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कैसी कैसी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक बात है क्या। क्या होती है, देखो अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अंदर जो सेल होती है वो कौन सी होती है, यूकैरियोटिक। लेकिन जिस सेल में
न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक। अब न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस यहां वहां फैला रहेगा क्या? तो क्या हम न्यूक्लियस को साफ साफ देख पाएंगे उसमें? नहीं। ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक बात है क्या? तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बल्कि एब्सेंट नहीं होता, एब्सेंट नहीं होता, बस हम उसे साफ साफ देख नहीं सकते। ठीक बात है। इसमें पूरा प्रॉपर न्यूक्लियस मिलता है, दिखता भी है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। समझ में आई बात? दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो मैंने बताई, इसमें नहीं होती, इसमें होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली, इसमें नहीं होती, इसमें होती है। और क्या? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि क्या है जेनेटिक मटेरियल? अभी बताया, डीएनए। ठीक है, दोनों में होता है। इसमें कहा होता है? न्यूक्लियस में। इसके पास तो प्रॉपर न्यूक्लियस है नहीं, तो इसका कहा मिलता है? न्यूक्लियोइड में। कहा मिलता है? न्यूक्लियोइड में। इसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है। और क्या? सेल ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इसमें नहीं होते, इसमें नहीं। कौन से वाले? जिसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं है वो इसमें नहीं होते, लेकिन इसमें वो होते हैं। मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते। ठीक है, न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन नहीं तो मेम्ब्रेन वाले इसमें होंगे ही नहीं। इस पे न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन है तो इस पे मेम्ब्रेन वाले मिलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारी और प्लांट्स के सेल होती है। ठीक बात है। सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंपल सेल होती है। समझ गए? इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्योंकि इसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं इस सेल को। समझ में आई बात? साइज ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है। ठीक बात है क्या? ऑर्गेनाइजेशन, ये लेस ऑर्गेनाइज्ड है, ये ज्यादा। ठीक है, मान लो एक कमरे में किताबें फैली पड़ी हैं और एक में तुमने क्या किया? सबको अलमारी में बंद करके रख दिया, तो कौन सा कमरा ज्यादा ऑर्गेनाइज है? अलमारी वाला, है ना? अलमारी को क्या मान लो? मेम्ब्रेन। हमने हर पार्ट को किस में बांध दिया? मेम्ब्रेन में। तो हर पार्ट अलग अलग दिखेगा क्या? लेकिन जब सारी किताबें मिक्स पड़ी हैं तो वो तो कैसा हो जाएगा? कम ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये लेस ऑर्गेनाइज होता है, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक बात है, ये हिंदी में। ठीक बात है। चलो आगे। अब लास्ट पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, लास्ट पार्ट इन द सेंस के हमने पढ़ा था शुरू में कि हर सेल में तीन पार्ट तो तीन कैरेक्टरिस्टिक तो हर सेल में मिलती हैं। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या है साइटोप्लाज्म? क्या है साइटोप्लाज्म? कोशिका झिल्ली के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसका इट अपीयर्स एट एज अ लार्ज रीजन इन द सेल, मतलब सेल के अंदर बहुत बड़े एरिया में क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है। काम क्या है इसका? सबसे पहले तो इसमें सेल ऑर्गेनल होते हैं। ठीक बात है, सेल के जो पार्ट है इसी में होते हैं वो। दूसरा, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि खाने को डाइजेस्ट करना या उससे एनर्जी रिलीज करने की जो एक्टिविटीज होती है वो कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में ही होती है। और क्या? हर एक ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। साइटोप्लाज्म में क्या है? ऑर्गेनल, और हर ऑर्गेनल का अपना एक अलग से काम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काम बांटने को डिवीजन ऑफ लेबर क्या बोलते हैं? लेबर, श्रम का विभाजन। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है, समझ में आ गया? बस ये अब खत्म हो गई हमारी क्या? तीन जो कॉमन पार्ट होते हैं हर सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में एनिमल सेल से एक चीज ज्यादा मिलती है। प्लांट सेल में एनिमल सेल से एक चीज ज्यादा मिलती है। ठीक है, देखो मतलब प्लांट सेल है क्या? तो प्लांट सेल में सबसे बाहर का हिस्सा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है?
इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक दीवार जैसी और होती है, एक दीवार जैसी और होती है, ऐसे दिख रही है क्या? हाँ या ना? ऐसे, ठीक है। ये क्योंकि दीवार है इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? सेल वॉल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है। ठीक बात है। चलो, तो क्या है? रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक बात है। ओनली इन प्लांट सेल्स। तो एनिमल सेल का सबसे बाहर का हिस्सा क्या हुआ? और प्लांट सेल का सबसे बाहर का हिस्सा सेल वॉल। एनिमल का सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल का सेल वॉल हो जाए। ठीक बात है क्या? इट इज फाउंडली मेनली इन प्लांट्स। ठीक है, मतलब यहां ओनली इन प्लांट्स लिख दिया, सिर्फ प्लांट में नहीं, ये एक आधे बैक्टीरिया में भी मिलती है। ठीक है, तो ओनली वर्ड यहां पर गलत है। लेकिन फिलहाल हम अगर सिर्फ एनिमल सेल को और प्लांट सेल को कंपेयर करें तो सिर्फ किस में मिलता है? ये प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये नहीं मिलता। ठीक बात है क्या? मेनली कहां पर मिलता है? प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये क्या होता है? एब्सेंट। क्लियर है? चलो, कैसे बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, एक टाइप का कार्बो। ठीक है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल। सेल को यानी कठोर बनाता है, ये ताकतवर बनाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ को क्या करना है? ठीक बात है क्या? चलो, इसके फंक्शन क्या क्या है? ठीक है, काम क्या क्या है इसके, क्यों जरूरी है सेल उस प्लांट के लिए? तो सबसे पहला, सेल को क्या देता है? शेप देता है। दूसरा क्या देता है? सपोर्ट देता है, सीधा खड़े रहने के लिए। तीसरा, सेल को डैमेज से बचाता है। ठीक है, कैसी डैमेज बेटे? ये वाली डैमेज। कौन सी डैमेज? देखो, पेड़ को दिन में पूरे दिन फोटोसिंथेसिस करता है क्या पेड़? जब तक सनलाइट रहती है। हाँ, इसका मतलब लगातार पानी चाहिए पेड़ को। हाँ या ना? इसका मतलब पेड़ की ज्यादातर सेल लगातार किसके कांटेक्ट में रहती हैं? पानी के कांटेक्ट में। ठीक बात है। अब उस पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, तो पानी बाहर से कहां जाएगा? जाएगा ही ऑस्मोसिस से। तो सेल क्या होने लग जाएगी? फूल जाएगी, और फूल जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा फट जाएगी, है ना? और अगर ऐसे सारी सेल फटने लग गई तो पेड़ जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं। तो उसको फटने से बचाने के लिए बाहर क्या चाहिए हमें? एक दीवार चाहिए। ठीक है, तो सेल वॉल, हाँ, सेल वॉल क्या करती है? फटने से बचाती है। हाँ बस, ठीक बात है क्या? फटने से उसे बचाती है। ठीक बात है क्या? चलो, इट अलाउज मटीरियल टू पास इन एंड आउट। ठीक है, अब ये नहीं है कि बाहर दीवार आ गई तो कुछ भी अंदर बाहर नहीं जा सकता। ये भी कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल है, ये कुछ भी अंदर जाने देती है और बाहर आने देती है। सेलेक्टिव नहीं है, ये फ्रीली परमिएबल है, ये सब कुछ जाने देती है। ठीक बात है क्या? हाँ बस, क्लियर हो गई। चलो आगे, रोल क्या है इसका ओस्मोसिस में? ठीक बात है क्या? तो रोल क्या है? ओस्मोसिस तो होगा ही, पानी तो अंदर जाएगा ही, बस ये क्या रोकती है? ओवर एक्सपेंशन, यानी ज्यादा फूलने से और फटने से रोकती है। ठीक है, और क्या? सेल को टर्जिड यानी फर्म, कठोर बनाती है। क्या बनाती है? ताकि पेड़ सीधे खड़े रह सके। क्लियर हो गई ये बात क्या? अब देखो, सिर्फ प्लांट में नहीं मिलती, कुछ फंगाई में और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमें ये मिलती है, लेकिन एनिमल सेल में हमें नहीं। ये प्लांट को सीधा खड़ा रहने में और कठोर बनाने में मदद करती है। ये बातें हमें इसके बारे में ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात? आया ना? चलो, बस आज हम सेल वॉल तक करेंगे और कल सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। ठीक बात है? उसके बाद चैप्टर खत्म। तब तक के लिए जय हिंद।